प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने इस प्रश्न पत्र को पढ़ा था, इसका कुछ भाग बच रहा है, उसे आज हम फिर से पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊँ भय। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊँ भय। सबसे पहले हम इसका प्रसंग ज्ञात करेंगे। तो इन पंक्तियों का प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता आत्मत्राण से ली गई हैं। इसमें कवि ने प्रभु से आत्मबल पाने की कामना की है। इन पंक्तियों का विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊँ भय। इन पंक्तियों का प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता आत्मत्राण से ली गई हैं। इसमें कवि ने प्रभु से आत्मबल पाने की कामना की है। अब इसका भावार्थ या सरलार्थ होगा। इस प्रार्थना गीत में कवि परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं करता कि वह उसे मुसीबतों से छुटकारा दिला दे। वह तो अपने करुणा में प्रभु से केवल इतना चाहता है कि वह इन विपदाओं से भयभीत न हो। वह केवल इतना चाहता है कि वह सुख पर सदा विजय पा सके। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊँ भय। इन पंक्तियों का प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता आत्मत्राण से ली गई हैं। इसमें कवि ने प्रभु से आत्मबल पाने की कामना की है। अब इसका भावार्थ या सरलार्थ होगा। इस प्रार्थना गीत में कवि परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं करता कि वह उसे मुसीबतों से छुटकारा दिला दे। वह तो अपने करुणा में प्रभु से केवल इतना चाहता है कि वह इन विपदाओं से भयभीत न हो। वह केवल इतना चाहता है कि वह दुख पर सदा विजय पा सके। इस प्रार्थना गीत में कवि परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं करता कि वह उसे मुसीबतों से छुटकारा दिला दे। वह तो अपने करुणा में प्रभु से केवल इतना चाहता है कि वह इन विपदाओं से भयभीत न हो। वह केवल इतना चाहता है कि वह दुख पर सदा विजय पा सके। भाग ख, इसका पहला प्रश्न है, तत्सम शब्दों से अगला प्रश्न क्या है? चौथे प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द लिखिए। तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द लिखिए। तो आप तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि तत्सम शब्द होते क्या हैं और तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द का अर्थ होता है वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। वो संस्कृत से हिंदी में जैसे आए हैं वैसे के वैसे हिंदी में अपना लिए गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
जैसे वो संस्कृत से हिंदी में आए हैं उनको जैसा का जैसा हिंदी में अपना लिया गया है, वो शब्द तो तत्सम शब्द होते हैं। अब हम बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द होते क्या है? तो तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में अपना लिया गया है, या उनमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, या उनमें कुछ परिवर्तन के साथ, या वो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे ये व अगर किसी शब्द के अंदर ये व आता है तो ये तत्सम शब्द होता है, ये आपको याद रखना है। और ये यहाँ पर ये इस तरीके का व आपको देखने को मिलता है। ये तो क्या है? व यदि देखने को मिलता है तो वो शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और इस तरीके का व हमें देखने को मिलता है, बकरी वाला यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये तद्भव शब्द होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो विपदा का मतलब क्या होता है? मुसीबती होता है। तो ये और ये दोनों क्या है? समान शब्द हैं। तो विपदा ये तो हुआ तत्सम शब्द, और मुसीबत ये हुआ तद्भव शब्द। तो इसका तद्भव शब्द क्या हुआ? मुसीबत। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से पौरुष, ये यहाँ पर ये षटकुण वाला यदि आता है तो आपको ध्यान रखना है कि षटकुण वाला आता है वो शब्द हमेशा तत्सम शब्द होता है। तो पौरुष का मतलब क्या होता है? कठोर। पौरुष का मतलब क्या होता है? कठोर। तो ये कठोर और ये कठोर दोनों क्या है? दोनों समान हैं। तो पौरुष का हम तद्भव शब्द क्या लिख सकते हैं? कठोर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कठोर लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगला शब्द है निर्भय। यदि किसी वर्ण के ऊपर ये रेफ वर्ण आधा रे अगर किसी वर्ण के ऊपर किसी शब्द में उड़ रहा है या लगा हुआ है, तो वो शब्द हमेशा कौन सा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। वो शब्द कौन सा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। तो निर्भय का मतलब क्या होता है? बिना डर के। निर्भय का मतलब क्या होता है? बिना डर के। और निडर का मतलब भी क्या होता है? बिना डर के। तो ये निर्भय तो यहाँ पर क्या हुआ? तत्सम शब्द हुआ। और निर्भय का यहाँ पर तद्भव शब्द क्या बना? हम क्या लिख सकते हैं? निडर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? निडर लिख सकते हैं। तो निर्भय का तद्भव शब्द क्या हुआ? निडर। इसी तरीके से ये यहाँ पर अगला शब्द है क्षय। तो ये क्षय यहाँ पर छत्री वाला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? छत्री वाला बना हुआ है। तो ये क्षय अगर किसी शब्द के अंदर बना हुआ है या किसी शब्द में ये क्षय वर्ण आया है तो वो तत्सम शब्द वर्ण होता है। और इसका क्षय का अर्थ होता है नाश या हानि। तो इसका हम तद्भव शब्द क्या लिख सकते हैं? नाश या हानि। आपको ध्यान रखना है कि ये शंख वाला ये से जो वर्ण है ये किसी शब्द में आता है तो भी वो तत्सम शब्द होता है। तो इसको हम नाश भी लिख सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा रहेगा कि हम इसका ये क्षय का जो तद्भव शब्द है वो हम हानि ही लिखें। इसी तरीके से यहाँ पर निखिल का तद्भव शब्द क्या होगा? सारी। निखिल का मतलब होता है संपूर्ण या सारी। संपूर्ण लिखेंगे तो तत्सम शब्द हो जाएगा। इस निखिल का हम तद्भव शब्द संपूर्ण अगर लिखते हैं तो संपूर्ण अंकी बिंदी आती है और रे आधा रे यानी कि ऊपर रे उड़ रहा है। किसी शब्द में अंकी बिंदी आ रही है या अनुस्वार आ रहा है या फिर उसके ऊपर किसी शब्द में रे उड़ा हुआ है या लगा हुआ है तो भी वो शब्द तत्सम शब्द होता है। तो निखिल का अर्थ होता है संपूर्ण या सारी। तो संपूर्ण तो हम लिख नहीं सकते हैं तद्भव शब्द निखिल का, तो हम सारी यहाँ पर निखिल का तत्सम शब्द सारी लिख सकते हैं। मही का हम तद्भव शब्द धरा लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है
प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो आपने प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पढ़ रखा होगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार कि प्रत्यय होता क्या है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता लाते हैं या बतलाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो प्रकाश ये शब्द है, इसके अंत में इत प्रत्यय लग रहा है, या प्रकाश शब्द में हमें इत प्रत्यय जोड़ना है। तो इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रकाशित। क्या हो जाएगा? प्रकाशित। इसी तरीके से यहाँ पर अगला है व्यथा। व्यथा में हम इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यथित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यथित हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला शब्द है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में हमें इत प्रत्यय जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? प्रतीक्षित। क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा में हम इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतीक्षित। प्रतीक्षित। इसी तरीके से दंड शब्द है, इसमें हम इत प्रत्यय जोड़ेंगे। दंड में क्या जोड़ेंगे? इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दंडित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंडित हो जाएगा। ये छोटी ई की मात्रा लग जाएगी डे में पीछे से, तो दंडित हो जाएगा। इसी तरीके से संबंध में हम इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? संबंधित। संबंधित। क्या हो जाएगा? संबंधित। संबंधित हो जाएगा। अब हमें तीसरा जो प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। ये शब्द दे रखे हैं, इनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। आप पर्यायवाची शब्द भी आप जानते होंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। एक ही शब्द के समान अर्थ होते हैं। जैसे विपदा का अर्थ क्या होता है? विपत्ति भी होता है, मुसीबत भी होता है। तो ये समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो विपदा का अर्थ क्या होता है? विपत्ति होता है, मुसीबत भी होता है। इसी तरीके से मही, मही का अर्थ धरा होता है, धरती होती है, वसुंधरा भी होता है। तो मही का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धरा, धरती। इसी तरीके से लघु का छोटा या निम्न, लघु का पर्यायवाची क्या होगा? छोटा, निम्न। लघु मीन्स क्या होता है? छोटा। निम्न मीन्स भी छोटा। इसी तरीके से जगत, जगत का पर्यायवाची क्या होता है? जगत मीन्स होता है विश्व या संसार। तो जगत का पर्यायवाची हो जाएगा संसार और विश्व। इसी तरीके से यहाँ रात्रि शब्द है, इसका हमें पर्यायवाची लिखना है। तो रात्रि का मतलब रात भी होता है, निशा भी होता है। क्या होता है? रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निशा, रात। और रजनी भी हो जाता है, निशा, रात, रजनी। तो इस तरीके से आज हमने जो कल हमने प्रश्न पत्र जिसको हमने हल किया था, कुछ शेष भाग उसका बचा था, उसका आज हमने अध्ययन कर लिया है। आप इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, इन्हें याद करें और इस प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका को आप विद्यालय में जमा कराएं, चेक कराएं, ताकि विद्यालय को ये पता लग सके कि आप घर पर कितनी पढ़ाई कर रहे हो। इसी तरीके से आज हमने इस प्रश्न पत्र का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अच्छे तरीके से याद करें, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।